माहौल बदल रहा है। अब लोग रियलिटी देख रहे हैं और ये पिछले 6-7 साल में देख रहा हूं जिस तरीके से लोग रियलिटी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, भारत का उत्थान हो रहा है। चाइना चाइना तो हमारा दोस्त है, हमें कोई परवाह नहीं है, और मोरओवर हु रिक्वायर्स आर्मी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। ये था मेंटेलिटी। जब इस मेंटेलिटी में आपकी क्या पॉलिसी बनेगी? चाइना का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा करोगे तो आप पागल होगे। कौन किसका भरोसा करता है? देखिए, चाइना अपने हित में काम कर रहा है। अब पहले तो ये बोलते थे, देखिए हम पहले हमला नहीं करते, हम पे हमला होता है तो हम उचित कार्रवाई करते। ये सब भूल जाइए। अगर आप पे हमला हो रहा है, होने वाला है आज, आप 1 हफ्ता पहले हमला करेंगे, 1 महीना पहले हमला करेंगे। ऐसी क्वालिटी ऑफ सोल्जरी जो हमारी है वो किसी देश में नहीं है। हमारा सांस्कृतिक धरोहर है सोल्जरी। जो गांव में आप फौज में आपके बाप दादा के मेडल टंगे हैं, उसके दादा ये फौज में सब हैं। जो भर्ती होने आते हैं अपने दादाओं के मेडल लेके आते हैं कि देखो हम कहां के हैं। जब आर्टिलरी की फायरिंग दोनों साइड से हो रही थी तो 118 ऊंट बीच में आगे थे रेगिस्तान में, तो दोनों साइड की फायरिंग को रुकवाया गया रेड क्रॉस के द्वारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको प्रफुल्ल बख्शी साहब से, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आपके स्टूडियो में आया हूँ। बड़ा ऑपरेशनल एरिया लग रहा है मुझको। वेरी गुड। सर, सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। आपके बारे में, आपको जब देखते हैं और जब आप बोलते हैं, जवाबी से जब आप बोलते हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान में कई लोगों के कान खड़े हो जाते होंगे, हिल जाते होंगे। तो कहाँ से जर्नी आपकी शुरू होती है और किस तरीके से 1971 का वॉर, उसमें आपका पार्ट लेना, आपके बारे में सर? देखिए, ऐसा है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी। हम उस फैमिली से हैं जो पुश्तैनी फौजी हैं। मीन्स जितनी पीढ़ियाँ आप गिन लीजिए पीछे, सब फौजी थे। पाकिस्तान में हमारा गांव रावलपिंडी में, और हमारा धंधा होता था आर्मी को रेस करना, ट्रेन करना, वो था। मतलब पूरे गांव, हालांकि खेती होती थी, पर सब जो जमींदार होते थे वो फौज में इंटरेस्टेड होते थे, बाकी लोग काम करते थे उनका। तो उसी माहौल में ग्रैंडफादर, मेरे फादर को जब हमने उनको देखा फौज में, तो वो हमारा धारणा वैसी बनती गई। दोनों मामाओं को देखा हमने, और वो भी फौज में भी थे, एयरफोर्स में भी थे। एक क्रैश में भी हमारे मामा गुजरे। तो सारा जो हमारा जो मेंटल मेकअप था वो फौज का था। मतलब एनडीए जाना, फिर फौज में जाना और फाइटर पायलट बनना। मेरे भाई को नेवल पायलट बनना। ये दोनों धारणा लेके हम एनडीए पहुंचे। वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हुई। ट्रेनिंग में खूब मटर गश्ती करी, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से गए थे जहाँ पे फादर वॉज वेरी टफ है। बात बात पे हमें 8-9 किलोमीटर भगाना वॉज वेरी मामूली थिंग फॉर अस। यहाँ तक कि कभी वो कहीं अपना चश्मा भूला या पाइप भूला है तो हमको दौड़ के जाना पड़ता था 2-3 किलोमीटर लेने। तो इस माहौल में हम एनडीए में बड़े मस्ती से गुजरा, और 68 में हमें कमीशन मिली। फाइटर स्क्वाड में गए, फाइटर फ्लाइंग करी। 1971 की वॉर हमने देखी। मैं बाड़मेर सेक्टर में था, वहाँ पे देखा। लोंगेवाला बैटल देखा। लोंगेवाला बैटल के पीछे के सारा एरिया, वो सारा हमको उससे ताल्लुक़ हुए। एयर डिफेंस यूनिट में भी काम किया हमने। रडार भी सीखा है, उसके बारे में कई चीज़ें हमने कार्यक्रम अपना दिया। और उसके बाद हम जब थोड़े बड़े हुए फौज में, तो फिर वेरियस पोस्टिंग्स हुई। पर फिर हम एक माहौल, अब टाइम आया जब हम साउथ ब्लॉक में गए। अब विंग कमांडर बन गए थे, तो हमको स्पोक्स पर्सन की
के लिए हमें भेजा गया। अब ये नहीं बताएंगे हम कैसे पहुंचे, पर बात सारी ये बड़ा है। टफ होता होगा सर उस वक्त, क्योंकि एनडीए एक सपना होता है, बिल्कुल, बचपन से ये सपना देखते हैं जिन अपना जिनको। सारे जो हमारे जो जितने भी सगे संबंधी और सहपाठी वगैरह थे, सब एनडीए के लिए ट्राई करते थे। मेरे को तो लगता पूरा भारतवर्ष के जो थे, जो इंजीनियर के लिए नहीं ट्राई कर रहा, डॉक्टर नहीं बन रहा, वो एनडीए के लिए ट्राई करता था, और कोई था ही नहीं। ये एमबीए वगैरह कुछ नहीं था। एनी हाउ, एनडीए की ट्रेनिंग जो थी, और उसके बाद एयरफोर्स की ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हर एक यूथ को, हर एक को लेनी चाहिए। एनडीए खासकर, वो कोई किसी को नहीं मिल सकती, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। वो ऐसी ही संस्था है। वहाँ से निकल के आना, और फिर इकट्ठे ही मैं और मेरा भाई गए, और वहाँ का जो माहौल रहा उसको देखा। फिर एयरफोर्स का माहौल था, एयरफोर्स की ट्रेनिंग करी। अब और बनना हमें फाइटर पायलट था सिर्फ, तो हमने कहा भाई हम वही बनेंगे। तो वो करके, जैसे मैंने बताया, लड़ाई का माहौल देखा, सब कुछ देख के, फिर जब हम आगे आए और साउथ ब्लॉक में गए, स्पोक्स पर्सन बने, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं वो भी सीखा, कई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट किए। और फिर हमने ये सब कुछ करके, अब जब निकल गए काफ़ी साल, तो अब हमने कहा थोड़ा, हमें कोई ख़ास ज़रूरत थी कि हमें दिल्ली में रहना, कोई फैमिली की रिक्वायरमेंट्स थी, ऐसी हुई कि फादर गुजर गए थे, मदर अकेली थी, और ऑल दैट थिंग। तो हमने फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया, मतलब हमारा 1-2 साल बचे थे, वो करके हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ज्वाइन किया हमने, आईसीआरसी। वहाँ पे हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के इंस्ट्रक्टर बने, जिनीवा से। हम जिनीवा के अंडर में, और उन्होंने हमको फिर इंस्ट्रक्टर बना के बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, इथोपिया, सूडान, ये सारी कंट्रीज में भेजा। 37 मिशंस की मैंने। और फिर मेरी जो सीख हुई, मैंने जो देखा भारत क्या है और भारत की छवि क्या है, उस समय मेरे को, ये मैं आप बात कर रहा हूँ 98 से लेके 2003, 2005, 2007, इस दौर की जो भारत की छवि बन गई थी, वो आप बिलीव नहीं कर सकते। सब मानने लगे थे। हमारी इतनी इज्जत होती थी बाहर, तो हम सोचते थे यार हम इतने स्मार्ट कैसे हो गए। पर फिर हमको पता चला हम इतने स्मार्ट नहीं है, बाकी कंट्रीज वाले हमारे जैसे नहीं हैं, इसलिए हम स्मार्ट नजर आते हैं। हमारी फौज का जो जो कहती है, वो कैसे लोग मानते हैं, जो भारत के लोग कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री लीडर्स कहते हैं। और जब से अब 2014 से जो मैं देख रहा हूँ, वो बिल्कुल ही बात बदल गई है। तो हमने ये जो सब कुछ देखा, ये ग्रोथ हुई हमारी, बड़ा लर्निंग प्रोसेस था, खासकर साउथ ब्लॉक में जब हम गए। फिर मीडिया को हैंडल करते थे हम, मीडिया को हैंडल करना हमने वहीं सीखा। 90 प्रेस रिपोर्टर्स को लेके सियाचिन गए हम, कि मालदीव्स गए। मालदीव्स की ऑपरेशन जब हुआ था, गयूम को ओवरथ्रो किया जा रहा था, उस समय हम वहाँ पहुँचे। तो हमको अब पता चला कि देश की पॉलिसी क्या होती है, देश का रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या होती है, ये सारा का सारा। मीडिया क्या होता है, मीडिया का बिहेवियर ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, ये सारी की सारी जो गुर हमें पता चले। और फिर हम जब आईसीआर से आ गए, और उसके बाद में अब हम उनको अभी तक उनके कंसल्टेंट हैं। तो 96 में उनको ज्वाइन कर लिया था, अभी तक उनके कंसल्टेंट हैं। तो और मीडिया में हम ये लड़ाई की बातें और सिक्योरिटी जैसे आपसे करेंगे, वो करते हैं हम, बुलाते हैं, आप जैसे लोग बुलाते हैं। सर टीवी डिबेट्स में भी आप बैठते हैं, और सारे टीवी डिबेट्स में भी आप खोलकर बोलते हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो मैंने ये देखा है कि बहुत, आप उसमें कोई फिल्टर नहीं रखते, बोलना है तो वही बिल्कुल बोलना है। बिल्कुल, टीवी डिबेट में हम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। और जिसको, जब आपके को देश के हित में बात करनी है ना, तो फिर ऊपर नीचे की बात कोई नहीं होती, वो देश का हित ही होता है। डायरेक्ट कोई लीडर कोई नजर नहीं कुछ आता, कुछ नहीं नजर आता। जब आपके मन में देश नहीं है, देश का हित नहीं है, तो फिर मन में खोट है, वो दूसरी चीज होती है।
जब आपके मन में सिर्फ देश का हित है, उसके आगे कुछ नहीं कोई चलता, बस। और आपकी आवाज में दम होता है। जिस दिन बिल्ली की जैसी आवाज हो जाएगी, तब पता चल जाएगा कि हम बात भी इधर उधर की कर रहे हैं। बिल्कुल। ये होता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आप जब बात करते हैं, खुलकर आप बात करते हैं, तो जो इंसान खुलकर बात करता है इस समाज में, चाहे वो सेना से भी क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें उसको दबाने के लिए की जाती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, बाहर से कोई प्रेशर हो, कुछ भी हो। ये सब आपके साथ भी हुआ कुछ? आता है पॉलिटिकल, लोग बोलते हैं बख्शी साहब ये मत करो, लेकिन नाराज हो जाएंगे, हमारे को हमारे भी वो दूसरा एंगल लेते हैं, साहब हमारी रोजी रोटी भी तो है। वो ऐसा करके कोई बोले तुम्हें, तो फिर या कहते हैं हम उसको, यार तू बता क्या बोलना है, दिन को रात बोलना है या बोल। बड़ी बड़ी टेलीविजन में हुआ है ऐसा। वो कहते हैं कि आप सब आप ये मत कहिए, ये मत कहिए, ये मत स्टैंड मत लीजिए, आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है, आप साउथ ब्लॉक में रहे हैं, आपको। हम कहते हैं ठीक है, वो बात खत्म हो जाती है। सो ये बात सारी ये है कि अब एनएफएफ न्यूज़ में आए हैं, तो अब हमें पता चलाएगा कि आगे क्या होता है, कैसी चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट होती है। बट मेरे ख्याल से अब माहौल बदल रहा है, अब लोग रियलिटी देख रहे हैं। और ये पिछले 6-7 साल में देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोग रियलिटी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, भारत का उत्थान हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। किस किस सेक्टर की बात कर रहे हैं सर आप? किसी भी सेक्टर की। पहली बात है स्वावलंबिता, हर एक। सबसे बड़ी बात है, अब आपने बात करनी शुरू कर दी है, भारत कोई भी देश होता है, उसकी जो स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड होती है, वो होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है? उसकी स्टैंडिंग होती है बेसिकली उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पे। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बनाता है, उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी उसकी फाइटिंग कैपेसिटी बनाती है। अगर आपकी इंडस्ट्री तगड़ी होगी तो आपकी वॉर इंडस्ट्री तगड़ी होगी, अगर आपकी वॉर इंडस्ट्री तगड़ी होगी तो आप वेपन्स खुद बनाएंगे, अगर वेपन्स खुद बनाएंगे तो आप स्वावलंबी होंगे, और आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी स्टैंडिंग, आवाज, बात करने का तरीका अलग होगा। पर जब आप कुछ नहीं बना रहे, किसी से डिपेंड कर रहे हो, तो आपकी फिर वही आवाज़ में गिड़गिड़ाहट आ जाएगी, एपोलोजेटिक टोन हो जाएगा। नहीं जी हमको ये नहीं, हम तो शांति प्रिय हैं, गौतम बुद्ध इत्यादि इनकी बातें शुरू कर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हैं एक जवान को और सिपाही को, जिसको कहते हैं, विचलित करती हैं ये बातें। जब आप सच्चाई पे हो तो सच्चाई पे होना चाहिए। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, वो अपनी जगह ठीक हैं, वो और हरिओम शांति चूंद ये सब जो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। बात होनी चाहिए फौज की, और बात होनी चाहिए देश के हित की। जब देश का हित की बात हो रही है तो कोई भी उसके सामने नहीं आता। और हमारे देश का हित तब देखा जाता है जब देश के ऊपर कोई हमला हो रहा हो, देश के ऊपर कोई कठिनाई आ रही हो, आपत्ति आ रही हो, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। वो अभी मैं एकदम, आज आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। करंट, यहीं से शुरू करते हैं। करंट सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये बताइए कि करंट गवर्नमेंट जो है, वो जब हम बात करते हैं कि चाहे वो कश्मीर में हो, लद्दाख के एरिया में हो, चाइना के बॉर्डर पे हो, एलएसी पे हो, या फिर एलओसी पे हो, कहीं भी हो, करंट गवर्नमेंट के लिहाज से कितना सपोर्ट मिल रहा है सेना को? देखिए ऐसा है, पहली बात तो है, करंट गवर्नमेंट की बात करते हो तो हमारी स्थिति क्या थी पहले वो देखो। करंट गवर्नमेंट तो अभी आई 14 में, स्थिति क्या थी पहले? पहले स्थिति ये थी, आप कुछ भी नहीं बनाते थे, जो बनाया भी था आपने, जैसे कि एक जहाज HF-24, उसको भी ग्राउंड कर दिया। कोई जहाज का इंजन नहीं, कोई शिप का इंजन नहीं, कोई टैंक का इंजन नहीं, टैंक का मेटल नहीं, आर्टिलरी ग्रेड मेटल नहीं, तो क्या है? एक राइफल नहीं। जब आपके पास राइफल भी नहीं है तो फिर है क्या? ये स्थिति थी 2014 में जब आई, और उसके बाद में जो बदलाव आना शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कहता पूरा बदल गए, नहीं, उसके लिए बड़ा समय लगेगा। 8 साल मिनिमम, 8 से 10 साल लगते हैं। मैं आप काट के, अगर आप बहुत
तेजी से काम करें, 7-8 साल और लगेंगे आपको। अब आपके जो फाइटर स्क्वाड्रन हैं 42 से 30 पे आ गए हैं। 42 होने चाहिए, 30 पे आ गए हैं। मेरे हिसाब से 45 होने चाहिए। और अब जो स्थिति आ रही है और भी ज़्यादा होने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात से कई सहमत नहीं होंगे, ना हो, पर मुझे पता है कि हमारे प्रतिद्वंदी है चाइना, जिसके पास 200 स्क्वाड्रन हैं। बात सारी ये है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है, हमारे पास 30 है सर। हमारे पास 30 है, उसके पास 200 स्क्वाड्रन है। तो देखिए, पर ये क्यों हुआ? ये आंकड़ा तो मैंने दे दिया। ये इसलिए हुआ कि हमारे को शुरू से, हम शांति प्रिय देश हैं, महात्मा गांधी के, हमें फौज की जरूरत क्यों होनी चाहिए, किस्सा सुनाता हूं तो आप समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू 47 में, उस टाइम में एक जो अंग्रेज चीफ थे आर्मी के, वो आए, वो जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी फाइल में रखी, अपनी टोपी शोपी पहन के आए और कहा कि अपने बॉस को, प्रधानमंत्री को के साथ कॉफ़ी पी के उनको सल्यूट करके जाए। तो उन्होंने बैठ के बोले कि देखिए साहब, आपके पास 25 लाख की फौज है। उस समय 25 लाख थी, 22 से 25 लाख। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो तो अब 13 लाख हो गई है। वो तो उस टाइम तो 2.5 लाख कर दी थी। वो 13, वो आप है, चाइना आगे बढ़ रहा है, उसको ध्यान रखिए। तो पता क्या जवाब मिला उसको? चाइना तो हमारा दोस्त है, हमें कोई परवाह नहीं है। और मोरओवर आर्मी की हु रिक्वायर्स आर्मी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। ये था मेंटेलिटी। जब इस मेंटेलिटी में आपकी क्या पॉलिसी बनेगी, आपकी क्या स्टैंडिंग रहेगी, फौज को क्या मैसेज जाएगा? वो जनरल साहब ने अपनी फाइल उठाई, सलूट मारा, बाहर हो गए। कहते हैं यहाँ कोई बात नहीं चलेगी, कोई समझेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, चले गए। फिर क्या हुआ? फिर धीरे, सबसे पहले जो आपका टेस्ट आया, वो इधर उधर तो कुछ नहीं, गोवा ऑपरेशन हुआ। वो तो जनरल सगत सिंह ने उसको गोवा ऑपरेशन खड़ाक से कर दिया। पोर्चुगीज कुछ नहीं थे। लोगों ने कहा चाइनीज को भी ऐसे, चाइना को ऐसे भगा दो, बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ किए। हमारी लॉजिस्टिक्स रेडी नहीं थी। मैंने बताया कुछ नहीं था, पुराना सामान था हमारे पास। हमारी बड़ी हार हुई, और हार भी जीत में बन जाती। हमारी पॉलिसी गलत थी। देखिए, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते ना, जब आदमी, आप क्लास में एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आपको एक्चुअली अपनी किताबों का भी नहीं पता होता कि कहाँ क्या लिखा है। वही हुआ। हमारे पास 6 स्क्वाड्रन थे नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे जब किसी ने कहा कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन, अरे अमेरिका हमारा बड़ा एडवाइजर होता था, अमेरिका एडवाइस अपने हित के लिए देता था। उसको पता चला कि ये क्यूबन क्राइसिस चल रही है रशिया के साथ, अगर ये चाइना से भिड़ गया, फिर हमें यहाँ पे भी भिड़ना पड़ेगा। चाइना को मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? तो उन्होंने डरा दिया नेहरू जी को, अरे तुमने एयरफोर्स लगाई तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में आके तुम्हारे पर बॉम्ब डालेंगे। नेहरू जी ने कहा एयरफोर्स को, तुम निकल जाओ। पूरी नॉर्थ ईस्ट से निकाल दिया, पंजाब और दिल्ली आ गए, स्क्वाड्रन चले गए। रात को लिखते हैं लेटर जॉन एफ कैनेडी को कि मुझको 12 स्क्वाड्रन F-104 के चाहिए। अमेरिका ने कहा ये सब कोई बात कोई नहीं सुनी कि अगर ये लड़ बैठे तो मैं क्यूबन क्राइसिस को झेल रहा हूं, या चाइनीज को झेलना पड़ेगा। उन्होंने उनको डरा दिया, स्क्वाड्रन चले गए। हमारी हार हो गई। हमारी आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत थी, हार हो गई। अगर एयरफोर्स आती तो पासी घाट, निजाम घाट और एरिया के अंदर से चाइनीज आ रहे थे, उनके जो पुल थे, लकड़ी के, रस्सी के पुल, उनको ऊपर फायर करके तोड़ देते। आर्मी 3-4 मिनट की फ्लाइंग टाइम का था। अगर आप छबुआ से टेक ऑफ करते हैं, तेजपुर से टेक ऑफ करते हैं, क्या होता? तेजपुर, छबुआ, ये सारी अगर टेक ऑफ करते तो आपके चाइनीज 2.5 से 3 ब्रिगेड प्रिजनर बन जानी थी। विंटर आ रही थी, बर्फ जम रही थी, वो वापस नहीं जा सकते थे। वो कहने का मैं तात्पर्य यह है, हमारी थिंकिंग ही कमजोर थी। जब थिंकिंग कमजोर होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अब बदलाव आया उसमें, बदलाव अब आ रहा है। मैं फिर आपको बदलाव बता रहा हूं, धीरे से आपको पता चलेगा।
फिर 67 आई। 67 में नाथुला में चाइना घुस रहा था, हम्म। तो वो बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है, वहां पे भी धक्का मुक्की होती थी सोल्जर्स में। तो एक हमारे मेजर साहब थे जाट, वो उन्होंने धक्का मुक्की में एक चाइनीज कमिश्नर को गिरा दिया, उसके चोट चूट आई। वो चाइनीज कमिश्नर अपने चाइनीज को लेके बंकर में चला गया, कहा कि आप निकल जाइए नहीं तो मैं गोली से मार दूंगा। और मेजर ने हंस के गाली शाली दे दी उसको, उसने सबको मार दिया, 50 आदमी और मेजर को। जब ये पता डिव कमांडर जो सगत सिंह थे उनको पता चला, उन्होंने कहा ये क्या। इधर दिल्ली को भी पता चल गया था गवर्नमेंट को कि ये हो गया है। वो कहते हैं नहीं रुक जाओ हम बात करेंगे, ये वो नेगोशिएशन टॉक एंड ये। उसने कहा मेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, उसने पूरी आर्टिलरी खोल दी, 489 चाइनीज मार दिए। 20 साल तक नाथुला में चाइना घुसा ही नहीं, 67 से 87 तक पास ही नहीं गया। ये होती है लीडरशिप। देखिए गवर्नमेंट ने नहीं किया, भाई एक बंदा डिसाइड कर लिया। वैसे सुंदर जी समदरंग चौक में चाइनीज घुस रहे थे, वही गवर्नमेंट ने बात करी, रुक जाओ मत करो ये करो, हम करें बात करेंगे। उसने पूरी एक ब्रिगेड इंडक्ट कर दी बाई एयर, चाइनीज वहीं रुक गए। ये माहौल चेंज हो रहा था। अब लोगों को थिंकिंग चेंज हो रही थी, गवर्नमेंट बेशक चेंज ना हो, पर अब फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा अपने चाइनीज को खुश रखो नहीं तो ये हमला करेंगे। कोई प्रिपरेशन नहीं, चाइनीज ने रोड बना दी, रेलवे लाइन सब कुछ बना दिया बॉर्डर में, लद्दाख से अरुणाचल तक, आपके कुछ भी नहीं। तो वही बात हुई, अब हम 20 साल पीछे हैं, पर अब हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है। अब ये आपने देखा 2010, 20, 21, 22 में क्या किया, चाइनीज को बड़ी 7 हाइट्स हमने ले ली, कैलाश हाइट ले ली उनके नाक के नीचे से, ऐसे टक्कर दी उनको। अब चाइनीज घबरा, ये भारत वही है, ये 62 आवर्स नहीं है, इनको क्या हो गया। अभी तक तो हमारे आगे पुछ पुछ करते थे, ये शेर कैसे हो गए। ये फर्क पड़ा है। अब चाइना देखो लाइन पे आप बात करता है कि नहीं आपसे ठीक से। मैं ये नहीं कहता कि चेंज हो गया बिल्कुल, पर क्वेश्चन ये है, उसको पता है कि अब क्या होगा। और यही लद्दाख में जो हुआ है सर, समझौता जिस बात का हम जिक्र करते हैं, समझौता हो गया है। हालांकि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि समझौता हुआ तो है लेकिन पूरी समस्या का हल इसे नहीं माना जा सकता। वो उस क्षेत्र के बारे में हम कितना जान सकते हैं, क्या वहां पर एक्चुअल में है और क्या अभी भी समस्याएं हैं? देखिए समस्या सबसे ये बड़ी ये है, उस एरिया का मैप नहीं बना था, वो जॉनसन लाइन एंड मैकमोहन लाइन वगैरह उस समय से भी, वो भी चाइना ग्राफ पेंसिल से, चाइना ग्राफ पेंसिल लगाते हो ना जब, तो इतना मोटी लाइन बनती है, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की लाइन होती है। तो पता ही नहीं फौज को कि ये नाला हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, ये घाटी हमारी है, हमारी ये नदी हमारे अंदर है कि हमारे अंदर है। ये प्रॉब्लम आती है। तो ये अभी तक दोनों फौजों को नहीं पता कि कौन सी है, तो बहस होती है, हम कहते हैं हमारा, हम कहते वो कहते हैं हमारा है। तो इसमें जो है एक दूसरे का कोई फ़ायदा उठाता है नहीं उठाता। हम जो हैं थोड़ा एक जिसको कहते हैं जेंटल कंट्री हैं हम, मैनर्स वगैरह ये इत्यादि रूल्स ऑफ द रेगुलेशंस और इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स, इसका ध्यान ज़्यादा देते हैं। चाइना फ़ायदा उठा लेता है, तो ये फ़र्क है। इसलिए अब हम चेंज हो गए हैं, अब चाइना को प्रॉब्लम आ गई है। फिर ये बात क्यों हुई है इसका मैं बता देता हूँ, चाइना का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है। चाइना का बिहेवियर चेंज हुआ है, ये ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स का है चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और वो ब्राज़ील, इंडिया। अब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, मिडल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, ये अब सिनारियो है। चाइना ईरान को सप्लाई कर रहा है, ईरान सारे इन हुतीज और हिजबुल्लाह वगैरह को वेपन दे रहा है, ये सारा चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। नेटो हावी होने की कोशिश कर रहा है, नेटो पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिका ने अपना गेम खेला है, तो अमेरिका ने, तो रशिया ने बोला चाइना को, देखो अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, हम ब्रिक्स करेंसी चला सकते हैं। तो चाइना कहता है हाँ पर कैसे। तो रशिया ने कहा भैया देखो, इंडिया और तुम मेंबर्स हो, तुम अपने जरा प्रॉब्लम सुलझाओ, तब हमारी स्थिति तगड़ी होगी। सुलझाओ का मतलब, इसे देखो अब तुम्हारा एटलीस्ट कम बैक टू द लाइन, जहाँ से तुम्हारी समस्या शुरू हुई है, डिस्कशन वहाँ से शुरू करो। तो 2020 की लाइन पे आ गए, तभी डेमचौक और डेपसांग
जो है उन्होंने उसको मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। अगर आप, मैं ये दिखा दूं, ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये है दौलत बेग ओल्डी, ये डेप्सांग एरिया है, ये अक्साई चिन एरिया है सारा का सारा, ये और देखिए, और यहाँ पे ये पेंगोंग त्सो लेक है, ये यहाँ पे है। और हमने क्या किया, ले से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक हमने ये रोड बनानी शुरू कर दी। प्रॉब्लम आ गई थी इससे, दौलत बेग ओल्डी वो एयरफील्ड है जहाँ पे जो सारी एरिया को सप्लाई कर सकता है, तो उसको चाइना इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा था। और इससे 13-14 किलोमीटर कारकोरम हाईवे है जो अलमाटा से लेकर पाकिस्तान जा रहा है। ये चाइना इस पर डिपेंड करता है, 24/7 रोड है। यहाँ से दौलत बेग ओल्डी अगर आपके अंडर में है, आपके अटैक हेलीकॉप्टर और आपकी आर्टिलरी गन वगैरह ये काट देगी, इसको हम ले सकते हैं। तभी चाइना ये इस अक्साई, इस देप्थांग एरिया में टैंक्स लेके आ गया, हमने भी टैंक्स लेके आ गए। तो ये सारा का सारा इस एरिया के अंदर, और ये जिसको कहते हैं, ये है आपका डेमचौक, ये है डेप्सांग। ये वाली स्थिति में हम दोबारा आ गए हैं वापस। तो अब ये यहाँ से निकले अक्साई चिन अभी भी उनके पास में है, पर हमें डेप्सांग में से, और जो वो घुसे थे वहाँ चले, वहाँ हमारी नॉर्मल पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। अभी इन दोनों जगह शुरू हुई है, बाकी जगह हो रही है जो अभी रक्षा मंत्री ने बोला है। तो इस तरीके से, जिस तरह की से अगर आप दिखा सकते हैं, तो ये रफ मैप है, हाथ से बनाया है, पर ये कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में अब हमारी जो स्थिति है, हमने क्या किया है, इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के एयरफील्ड हैं, हसीमारा से लेके तेजपुर तक के जितने एयरफील्ड हैं, वहाँ अपने रफाइल्स और अपने जो क्या कहते ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह लगा के रखी हैं इस वॉर को सपोर्ट करने के लिए। दौलत बेग ओल्डी आपके पास में है, आपका C-130 हरकुलिस इत्यादि से हम यहाँ लैंड करेंगे, फौज को इंडक्ट करेंगे। ये सारा का सारा चाइना को पता चल गया है। और चाइना के पास में एक और प्रॉब्लम है, ये जगह है हाइट पे, और लड़ाइयाँ हो रही है 17-18 हज़ार फीट के ऊपर हैं, और भी ज़्यादा हाइट है। चाइनीज सोल्जर वहाँ नहीं लड़ते, वो वहाँ पे काबिलियत आपके सोल्जर की है, चाहे आपकी कितनी बड़ी भी आर्मी खड़ी क्यों ना हो, पर आपका जो बैटल फील्ड में सोल्जर नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए हमारा पलड़ा भारी है। चाइना के पास में वो कैपेसिटी नहीं है सोल्जर की, वो कभी हाइट देखी नहीं उसने ऐसी। और उनके 4 साल के लिए जो सोल्जर आता है वो तो रोता है कि भैया मेरे को 2 साल MBA हो गए और 2 साल कर रहा है, मेरे को वापस जाना है। अब ये उनकी जो कंस्क्रिप्शन 4-4 साल की होती है, वही तो वो सारा प्रॉब्लम है उनको। तो ये सम टोटल मैं आपको समझाया है। इस एरिया में अभी डेप्सोंग के नीचे एक छोटी और लेक है, इस साउथ में भी हमारी फौज है, और यहाँ पे इनके ये पेट्रोल पॉइंट्स हैं इनके, तो पेट्रोलिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी, इधर भी दोनों जगह स्टार्ट हो जाएगी। तो सिचुएशन सुधर रही है। सिचुएशन अभी तो सुधरी है, पर अभी रक्षा मंत्री ने ठीक कहा, आगे नहीं देखो क्या करते हैं। और चाइनाज का देखिए, हम लोग कहते हैं चाइना का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा करोगे तो आप पागल होगे। कौन किसका भरोसा करता है? देखिए, चाइना अपने हित में काम कर रहा है। मैं चाइना होता तो यही करता। क्वेश्चन है आप क्या कर रहे हो अपने लिए। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाइना को काट के रख दो, चाइना को न्यूट्रलाइज करने की स्थिति होनी चाहिए। और ये हम गंवा गए 62 से, हम सुस्त बैठे रहे। लेकिन सर, अरुणाचल प्रदेश में तो अभी भी वही चीजें चल रही हैं कि अगर हम एक चोटी का नाम भी दलाई लामा, छठे दलाई लामा के नाम पे रख देते हैं, तो भी वहां से चीजें आ जाते हैं कि आप कैसे अरुणाचल प्रदेश में नाम रख सकते हैं। नाम रख सकते हैं, तो आप जब वो करते हैं तो आप कहिए उनको कि तुम कैसे रख रहे हो। यू सी, वो हम कहते हैं, तो हम अपने अरुणाचल प्रदेश में है, पर धीरे धीरे भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, भारत अपना स्टैंड बड़ा स्ट्रांग ले रहा है वहां पे। तो ये चाइना को और फिक्र हो रही है, इसीलिए सबको ये अनुमान है, ठीक है, कि बात ऐसे ही नहीं रहेगी। ये सडनली आए दिन बाहर के नहीं हो गए, ये कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, होगा। जब तक कि ब्रिक्स का मामला चल रहा है, रशिया इंटरवीन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये जो उसने कहा रशिया ने चाइना को कि अगर तुम और इंडिया ठीक हो गए तो साउथ चाइना सी में, जहां चाइना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है,
और वहाँ पे इंडिया का बड़ा इंटरेस्ट है, तभी इंडिया क्वाड में गया है। क्वाड का अगर मिलिटराइजेशन होता है तो फिर क्या होगा? तो रशिया ने कहा क्वाड के मिलिटराइजेशन में इंडिया भाग लेगा अगर तू इस इंडिया के लद्दाख एरिया में तंग करेगा उनको, तो तू वहां दोस्ती दिखा और इंडिया तुमसे तेरे से सहानुभूति रखेगा, एटलीस्ट क्वाड में मिलिट्री नहीं ज्वाइन करेगा। इंडिया की नेवी वहां पहुंची, हमारे शिप्स वह पार्ट लेते हैं, 8-8 11-11 शिप्स पार्ट लेते हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट लेते हैं, पेट्रोल के एयरक्राफ्ट पार्ट लेते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, रशिया ने समझाई चाइना को। सर अभी की स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो अभी की स्थिति में तीनों ही सेनाओं के पास स्ट्रेटेजी है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्षमताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एयरफोर्स से शुरू करें, क्योंकि आप लंबे समय से सेवाएं दे चुके हैं, एयरफोर्स के पास अभी ऐसा क्या है जो कम है और नहीं अपनी नहीं, क्षमताओं को? आप तीनों सर्विस की पूछिए जो भी है। एयरफोर्स के देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है आप अपना जहाज बनाइए, और आप अपना जहाज बनाइए, जहाज का आर्मामेंट बनाइए, जहाज का इंजन बनाइए। हालांकि सिर्फ वर्ल्ड में 4-5 कंट्री हैं जो इंजन बनाते हैं, 3-4 कंट्री हैं, पर आप 3-4 कंट्रियों में हैं। आप सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, ये सब कैसे बोलते हो? नेवी, तो आपको वो क्षमता होनी चाहिए। उसमें हम पीछे रह गए। हमने अपना बॉर्डर में रोड भी नहीं बनाते थे, क्यों? कि चाइनीज अंदर आ जाएंगे, तो रोड मत बनाइए। तो ये प्रॉब्लम है। फिर हमारी इंटरनल भी थोड़ी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहीं, फौज भी वहीं, एक्चुअली उनको किस तरीके से हैंडल करना, उनके बीच में रिलेशंस ठीक रखना, ये भी थोड़ी चीज़ें एफिशिएंसी को लोअर करती हैं। तो ये हमें करना चाहिए, और बात बात करके अपने को खुश नहीं, ये एक पंजाबी में कहावत है, दिल पिशौरी। बात बात में अपना दिल पिशौरी नहीं करना, ठीक है? सच्चाई देख के भी बात करनी चाहिए, वो से होती है। सच्चाई ये है, हम तगड़े बन रहे हैं और चाइनीज हमसे घबरा रहा है, पर हम किस रेट पे तगड़े बनेंगे ये अब हमारे पे डिपेंड करता है। सर एयरफोर्स के पास अभी कौन सी सबसे बड़ी क्षमता सबसे है? बड़ी क्षमता एक हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। आपका सुखोय है, सुखोय 30, MKI, मिराज है, रफाइल है, MiG-29 के एडवांस वर्जन हैं। अभी रफाइल का नेवल वर्जन आ रहा है, LCA आ रहा है, LCA का ट्विन इंजन मॉडल आ रहा है, नेवल ऑपरेशन वाला LCA आ रहा है। आपकी क्षमता बहुत बढ़ रही है, पर ये आज से 25-30 साल पहले होनी चाहिए थी। तो आप ऑन द पेपर 25-30 साल पीछे हैं अपने मैप में, आपके टाइम टेबल में 25 साल पीछे हैं। अब कितनी जल्दी आप एडवांस करते हैं, ताकि आप हर साल 5-6 साल कम एडवांस ज़्यादा करें, तब आपको 6-7 साल लगेंगे आपको इवन आने में, एट लेवल। देखिए, ये कोई मजाक नहीं कि चाइना के पास 200 स्क्वाड्रन हैं, पर चाइना के पास में रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। वो सारी की सारी साउथ चाइना सी की कंट्रीज हैं, उनसे सामना करना है, ताइवान से लेके, साउथ कोरिया से लेके, फिलीपीन से लेके, इवन छोटी कंट्री इंडोनेशिया, ब्रुनाई। पर चाइना बड़ा स्मार्ट है, उसने अपनी देश की नीतियां भी ऐसी बनाई हैं। अब उनसे ट्रेड कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया, उसको डेट में ले आएगा, है? अभी देखना, पाकिस्तान को डेट में ले आया है? और श्रीलंका को डेट में ले आया है, हब्बन तोता पे कब्जा कर लिया है, बांग्लादेश भी उसकी रेंज में है, रेंज का मतलब उसकी नज़र में है, उसको भी पकड़ लेगा। तो चाइना का गेम बिल्कुल फिट है। हमारी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम इन देश को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का एक तरीका है एशिया पैसिफिक यूनियन की क्रिएशन। यूनियन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्री, ये सारी कंट्रीज हैं, हमको बुलाया गया है। लेट शिंजो आबे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जो बाइडेन को बोला था कि ये साउथ एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजिक एरिया है, और यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान इंडिया कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी इस एरिया में चाइना है। जापान चाइना से ग्रसित है, ताइवान चाइना से ग्रसित है, सारी कंट्रीज चाइना से ग्रसित है। ही सेज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है, जो लीडरशिप ले और सबको कंट्रोल करे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एशिया पैसिफिक यूनियन बनेगी, और फिर क्या है, जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट एजुकेशन, जॉइंट टेक्नोलॉजी, जॉइंट स्पेस, जॉइंट साइबर,
सब कुछ जॉइंट क्लाइमेट फाइट अगेंस्ट जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इस एरिया में सब अब को डेवलपमेंट स्फीयर बन जाएगा। उसके बाद चाइना की आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जापान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, और जापान की बेसिक टेक्नोलॉजी और साउथ कोरिया की बेसिक टेक्नोलॉजी भारत को की मदद करेगी। और भारत की जो लीडरशिप है एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं ना, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान हमारे साथ है, कोई नो प्रॉब्लम। लद्दाख वाले एरिया में सर दोबारा से चाइना कर सकता है आने वाले दिनों में जो चीजें उसने 2020 में की? वह कर सकता है, कर सकता है, पर अभी वो नहीं करेगा, थोड़ा सा रुकेगा जब तक वो ब्रिक्स का मामला क्लियर हो जाए रशिया से। सी, रशिया ने भी कहा है कि जॉइंट करेंसी बना सकते हैं, यानी कि ब्रिक्स करेंसी। वो उसका मतलब बहुत गहरा है, मतलब डॉलर बादशाह खत्म हो जाएगा, ये भी है। और रशिया की कैपेसिटी है, चाइना की टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और मैन पावर, और जो उसके पास अभी वेल्थ है, वो इकट्ठी हो जाए, इंडिया की हो जाए और रशिया की हो जाए, ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। तो अभी हो सकती, इसलिए चाइना लद्दाख में अभी करने के लिए तब करेगा जब उसको पता चल जाए कि, कन्विंस हो जाए कि ये मेरे को कुछ नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम से उसको फायदा नहीं है, इस सिचुएशन में उसको फायदा नहीं होगा ब्रिक्स वगैरह में, तब करेगा। पर आई डोंट थिंक सो। सर 2021 में हमने देश के पहले सीडीएस को खो दिया, बिपिन रावत साहब को। और जिस तरीके से हमने उन्हें खोया, वो जो हेलीकॉप्टर रशिया का था, मी 15 MI-17 V5, MI-17 V5, जी। सर उसकी काफ़ी सारी खासियतें बताई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हादसा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आई कि चाइना का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी। वेदर की बात लास्ट में की गई, लेकिन जब हम देखें तो कितनी बड़ी वो क्षति रही हमारे लिए कि हमने बिपिन रावत साहब को खो दिया, और इतने होनहार देश के एक रत्न। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, दैट इज अ लॉस ऑफ सीडीएस। जनरल रावत वॉज अ वेरी केपेबल ऑफिसर, बड़ा ही शानदार लीडर और अफसर थे, पर अब हमने खो दिया। अब खो दिया तो ठीक है, अब वो तो फैक्ट हो गया कि खो दिया है। अब हमको उससे क्विकली एकदम उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उनकी खाना पूर्ति, जो खाना बन गया उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ गई है, अब आ गई है, बड़े काबिल एंड कामयाब अफसर आ गए हैं, वो हैं। पर ये दोबारा ऐसी चीज़ ना हो, दोबारा कोई हम पर ऐसा घात ना करे। हमारी इंटेलिजेंस इंप्रूव होनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस एक वो चीज़ है जो जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो आपको पता बिल्कुल चलेगा बिल्कुल, कश्मीर पे ही आ रहे हैं सर इसके बाद। कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। जब आपकी इंटेलिजेंस कमज़ोर होती है तब आप कुछ नहीं कर सकते। बिना इंटेलिजेंस के तो सोल्जर को यही नहीं पता कि कहाँ जाना है। नहीं, इसमें सर मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से MI-17 का क्रैश होना, उससे पहले भी 2017 में नहीं, वो क्रैश देखो, हुआ, तो ये क्रैश जब होते हैं जहाज, उनके कई रीज़न होते हैं। हम्म क्रैश होना ये नहीं कि किसी ने क्रैश किया, बैड वेदर में भी आ गया, टेक्निकल फेलियर हो गया, कोई क्विल शाफ्ट, ये वो कई चीज़ें होती हैं। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर मेरे को इतना पता है, जिसको मैंने फ्लाइंग किया हुआ है, फाइटर फ्लाइंग, मुझे पता है कि कई चीज़ें होती हैं और आप बना नहीं रहे। जब आप बना नहीं रहे तो ये एक थोड़ा टेंडेंसी होती है कि पुराने का इस्तेमाल करते रहे। ये शाफ्ट चेंज करना है, वो एक्सटेंशन दे दिया उसको, 3 घंटे का एक्सटेंशन दे दो, 5 घंटे का एक्सटेंशन दे दो, ये टेंडेंसी आ जाती है। तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। फिर बैड वेदर आ गया, और फिर एविएशन इज़ अ रिस्की ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइटर फ्लाइंग की बात कर रहा हूँ। और फाइटर फ्लाइंग सबसे रिस्की प्रोफेशन होता है, ये बात मानने की, क्योंकि एयरक्राफ्ट अपने एक्सट्रीम एज तक फ्लाई करता है, एक्सट्रीम जिसको कहते हैं रेंज में, और पायलट भी अपनी एक्सट्रीम कैपेबिलिटी दोनों लगाते हैं। तो कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कई इंजन फेलियर, टेक्निकल एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये होता रहा है। तो ये मी-15 के, मी-17 V5-5 की जब बात कर रहे हो, वो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा जहाज़ है, और उसमें और भी एडवांस वर्जन आ रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है।
सर कश्मीर का जब मुद्दा हम लोग बात करते हैं, कश्मीर पे आते हैं, और कश्मीर में जिस तरीके से आ, सुरक्षा बल इस वक्त काम कर रहे हैं उसकी स्थिति हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले की स्थिति क्या थी, अब हम कितना कर पाए हैं? क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी आपसे डिस्कस किया था कि आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, इतनी खतरनाक राइफल जो कि अफगानिस्तान में, आप बताते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना छोड़ के चली गई, अब वो यहाँ तक पहुंच रही हैं, तो चुनौतियां तो बढ़ रही हैं दिन ब दिन वहां कश्मीर में। तो कश्मीर में चुनौतियां बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ रही हैं। और मैं बता दूं आपको कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में आपके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। और कश्मीर की नज़र, कश्मीर पर नज़र है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की। और वो उनको फ़ायदा ये है, वो रिलीजन एक है, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर वो सब चौकन्ना हो जाते हैं। तो इस्लाम के नाम पर वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट को भेजता है, यहाँ जो इस्लाम के नाम पर वो जो स्लीपर सेल होते हैं वो काम करते हैं, उनको मदद देते हैं, जो आपने टेलीविज़न में देखे हैं। मैं अपनी इमेजिनेशन नहीं बोल रहा, मैंने टेलीविज़न में देखे, बस सीखा कि मेरे को तो पता भी नहीं, मैं कश्मीर रह चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि ये कबर्ड के अंदर भी छुपे। ये मेरे को पता था कि वहाँ के लोग छुपा देते हैं, हस्बैंड भाग जाते हैं, औरतें रहती हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे लोग हैं ये तो पता, इतना पता था मुझे। पर ऐसा हो रहा है ये नहीं पता था। पर कि एक तहखाना बना हुआ है, बिल्कुल अलमारी खुलती तहखाने, है। अलमारी के नीचे। पर और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरी जनता, कश्मीर की जनता और कश्मीर की मुस्लिम जनता को बदनाम करना घोर पाप होगा। जो हैं उनको, और वो लोकल पुलिस को पता है कौन लोग हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल बॉडीज जो इंडिया के खिलाफ हैं वो हैं, और उन्हें लोकल पुलिस को पता होती है। पर पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? पॉलिटिशियन। तो ये प्रॉब्लम है कश्मीर की। तो स्लीपर सेल्स को निकालना है। स्लीपर सेल्स को निकालने का तरीका है कि आपको पूरा का पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल पूरा कश्मीर होना चाहिए, एक कमांडर अंडर द रिपोर्टिंग टू गवर्नर एंड प्राइम प्रेसिडेंट डायरेक्टली, ये लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और सारी फोर्सेस, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांडर के अंडर होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स को दे दो, आर्मी को निकाल दो वहाँ से, अगर आप नहीं चाहते आर्मी का निकाल दो, पर एक को दो, चाहे BSF कमांडर, ITBP कमांडर, आर्मी कमांडर, किसको भी दो, कमांडर ये होना चाहिए। अब आप देख लीजिए केपेबल कौन है सबसे। इंटेलिजेंस फेलियर भी है सर। इंटेलिजेंस तो वही की मैं बात कर रहा हूँ, उसी कमांडर के अंदर सारी इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी फोर्स, सारे फोर्स की इंटेलिजेंस अलग है। वो सब इंटेलिजेंस क्लैश हो रही है। सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब एक ही ऑप्स रूम, और ऑप्स रूम बिल्कुल ऐसा आपके स्टूडियो जैसा होता है, वर्टिकल प्लॉटिंग बोर्ड होता है, कमांडर्स बैठे होते हैं, सेक्टर कमांडर्स पीछे बैठे होते हैं, और प्लॉटिंग हो रही होती है कि दुश्मन कहाँ है, हमारी फोर्सेस कहाँ हैं, पूरा मैप बना होता है, ऐसी जगह होती है। आप वहीं पे वहाँ पे सारी की फोर्सेस के इनपुट वहाँ आएंगे, हर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बैठे हैं जो मेन कमांडर को रिपोर्ट आके देते हैं कि साहब ये कुपवारा में ये हो रहा है, इस बल में ये हो रहा है, चंदर बल में ये हो रहा है, ये सारा का सारा, और वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है, ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट होती है, ये फोर्स वहाँ जाएगी, ये फोर्स वहाँ जाएगी, वहाँ से होता है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये होगा फिर बात बनेगी। और डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू प्राइम डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, वहीं से ये हो रहा है, ये होना चाहिए। ये 3-4 साल अगर जब करोगे फिर देखोगे कि अच्छा, फिर एक चीज मैंने बताई नहीं, ये टेररिस्ट आ कहाँ से रहा है। जब वह मच्छर आता है, 2 चीज तरीके होते हैं मच्छर को मारने के, एक तो फ्लिट लेके उड़ते मच्छर को, या वो टेनिस नुमा जो आ जाता है इलेक्ट्रिक बैग, इलेक्ट्रिक वो, या जहाँ पैदा हो रहे हैं उसको ख़त्म करो। तो आप जो POK के अंदर 8-10 बेसिस हैं 15-20 किलोमीटर दूर, उनके ऊपर आपके पास में अटैक हेलीकॉप्टर है, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स, जो भी है, आप 3-4 2-3 स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करने के बाद ये नहीं आप वापस आ गए, ऑक्यूपाई करो उस जगह को। उस जगह को आप सिर्फ 8 को बेस ऑक्यूपाई करना है। देखिए जगह को क्या है, वहाँ 4-5 झोपड़ियाँ, 10 झोपड़ियाँ होंगी, बीच में 40-50 लोग होंगे। आपने झोपड़ियाँ तोड़ दी, आदमी मार दिए, उससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ तो इतनी भुखमरी और गरीबी है, वो क्या टेररिस्ट आते ही रहेंगे, अनलिमिटेड है उनके पास में टेररिस्ट, वो आते रहेंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि भाई पिछले 3 महीने में कम हो गए हैं तो आपने बड़ी खुशियों से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
ये जब होगा, जब आप वहाँ कब्जा कर लेंगे, फिर उनकी प्रॉब्लम आएगी कि वो क्या करें। फिर वो आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर कश्मीर में कम पड़ेगा। वो और पीओके को आपको लेना है। हम कितनी बार पहुंच चुके हैं। ये होना पड़ेगा आपको। वो 15 एरिया कमांड करने पड़ेंगे और पकड़ के रखने पड़ेंगे। पीओके को लेकर क्या सच पे है पीओके की सर? बात कर रहा हूं मैं। वहां से आ रहे हैं और जगह से भी, जहां से आ रहे हैं अब वहां पे भी करिए, जरूरी थोड़ी पीओके में। और अब दूसरे पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर से आ रहे हैं जहाँ पे जो पीओके भी ना भी हो, पर पीओके से आने में एक और बात है, चाइना भी पीओके का इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना को आपको बताना पड़ेगा, देखो भैया हमारा अभियान ये है, हम इनके खिलाफ हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को हम नहीं हाथ लगाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो रोड्स, ये वो है। ये थोड़ा डायलॉग से काम होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना, अच्छा, चाइना को, पाकिस्तान में चाइना को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बलूचिस्तान से, और बलूच लोग तंग कर रहे हैं। वैसे ही चाइना प्रेशर में है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ को मद्देनजर रख के बैठ के अपनी एक पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये टेलीविजन में बात नहीं बनती, मैं तो आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ। बेसिकली तो ये बैठेंगे, 4-5 महीने लगेंगे, लोग ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वाइट पेपर लिखेंगे, सबमिट करेंगे, और आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। अब पहले पहले तो ये बोलते थे, देखिए हम पहले हमला नहीं करते, हम पे हमला होता है तो हम उचित कार्रवाई करते हैं। ये सब भूल जाइए। अगर आप पे हमला हो रहा है, होने वाला है आज, आप 1 हफ्ता पहले हमला करेंगे, 1 महीना पहले हमला करेंगे। इसके लिए सर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली स्ट्रांग आपको चाहिए। अब आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए, ड्रोन लगाइए, स्पेस लगाइए, सब कुछ करिए, पर आप पहले इस बात को सोचिए, इस पर तवज्जो दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को, इस पर तवज्जो हो। मैं ना बोलूं, कोई और बोले, जो भी है, इस टॉपिक पे तवज्जो देनी है, फिर बात बनेगी। और ये नहीं, अपने को खुश नहीं करना चाहिए, अब तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ये कब तक कहते रहोगे? अब मेरे को कम से कम 25 साल हो गए टेलीविजन में सिर्फ कश्मीर की बात करते हुए। यही बात हो रही है और यही बोलता हूं। नैरेटिव ही नहीं चेंज हो रहा, तो कुछ बात होगी ना। पीओके को लेकर हम कहां तक पहुंचे हैं सर? पीओके को लेकर देखिए, पीओके में हम कहां पहुंचे नहीं, पर पीओके पहुंच गया कहां तक। पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आपको पता है। बिल्कुल। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान चाहिए, वो ओपनली हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो बल्कि पीओके के लोग ही काफ़ी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको पीओके का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो दूसरी बात है, कैसे किया जाए, उसका कैसे रीज़न ढूंढा जाए, कौन सा पेग लिया जाए, पेग मतलब किस पेग को पकड़ के आप ऊपर चढ़ें, वो सारा का सारा तो देखना पड़ेगा। पर पीओके आपके अंडर में होना है। अगर आपने पीओके अंडर में नहीं लिया, और चाइना को साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, एक बार उस पर भी तो सर मुश्किलें हैं। वो करने कहाँ दे रहा है वो बलूचिस्तान? करने कहाँ दे रहा है वो दूसरी बात है, पर एक बार चाइना ताकतवर हो गया, तो उसके बाद में चाइना जो 2 फ्रंट वॉर की बात आती है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हो सकती मैं बारी पी सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग वहां पर नहीं करने दे रहे हैं, पाकिस्तान तो इन दिनों मुश्किलों से बहुत घिरा हुआ है, लेकिन वहां की जो आर्मी का एक अलग स्ट्रेटेजी रहती है, और सीधे तौर पर हम जानते हैं कि आर्मी के बिना तो वहां पर सत्ता ही नहीं चल सकती, सत्ता में सीधा दखल आर्मी का होता है। अब असीम मुनीर का जो स्टैंड कश्मीर को लेकर इस वक्त है, या फिर वहां पर बैठे जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनका भी कश्मीर को लेकर बहुत गलत नजरिया है, गलत स्टैंड है। आने वाले दिनों में गलत स्टैंड का मतलब गलत नजरिया है उन लोगों का कश्मीर पर। क्या क्या गलत नजर है, गलत नजर है। क्यों कहते हो गलत नजर? हम वो तो ठीक समझते हैं इस नजर को, हाँ। हम गलत समझते हैं। वो तो ठीक समझते हैं, वो तो अपना एम, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव है उनका, वो अपना ऑब्जेक्टिव यही बना के रखेंगे। आपको उनके ऑब्जेक्टिव को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने का यही तरीका है, पीओके को लो, एटलीस्ट पीओके की वो जगहें लो, और जो उनको सपोर्ट इंडिया से मिल रहा है कश्मीर से, उसको ख़त्म करो।
ये 2 चीज़ें करके दिया। सर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में क्या कहेंगे? बालाकोट एयर स्ट्राइक आपने करी, हम्म लोग मार दिए, हम्म फिर क्या हुआ? फिर आ गए वो लोग। पाकिस्तान तो कहते नहीं हमारा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो कहेगा, वो क्यों वो छुपाएगा, वो क्यों कहेगा? हम्म वो कहेगा मैं कुछ नहीं, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। आप बताइए उसके फर्क क्या पड़ा? क्या बालाकोट आपके अंडर में आ गया? क्या वहाँ टेररिस्ट नहीं है? मैं अभी भी है। मैंने आपको बताया वो 3 रात में आ जाएंगे वापस। हाँ, आपने पाकिस्तान को डरा दिया कि भारत इज केपेबल ऑफ दिस एंड इट इज केपेबल ऑफ समथिंग मोर। ये है, पाकिस्तान इस समय काफी दहशत में आ गया है, ये फर्क पड़ा है। पर बालाकोट पर ये मत सोचिए कि अब नहीं करेगा, पाकिस्तान वही तो कर रहा है। टेररिस्ट कहां से आ रहे हैं? और जितना वेपन जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में, 80 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन, वो सारा का सारा अवेलेबल है उनको। अभी MK4 की जो बात कर रहे थे वो है, वो सारे हैं। वेपन लोकेटिंग रडार, मोटर लोकेटिंग रडार, वो तक है, अटैक हेलीकॉप्टर तक है उसमें। अब वो दूसरी बात है, उनको उड़ाना नहीं आता। सर जब हमारे एयर स्पेस में F-16 लेकर पाकिस्तानी घुसे, वहां की एयरफोर्स घुसी और हमने F-16 को मार गिराया, हालांकि पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं माना कि हमने नहीं, वो F-16 को मान मार नहीं गिराया, रहे, वो लेकिन तो ये सर बहस चलती रहेगी। इसमें सर ये सवाल है कि ऐसी इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं हमारी एयरफोर्सेस या फिर हमारे जो जवान हैं, वो किस तरह, क्योंकि कोई बता के तो नहीं आएगा। देखो, बता जो के नहीं, जब देखो वॉर ऐसा है, होगी तो हाँ। आपकी जब बॉर्डर के अंदर में घुसता है, बॉर्डर के अंदर वो घुस रहा है, आपको क्या करना है? आपके फाइटर्स रेडी है? चाहे चाइना की तरफ से आ रहा है, फर्क है। हम्म छबुआ में, तेजपुर में, हासीमारा में, किसी जो भी वैलिड है, बगडोगरा में जो वैलिड है, अब वहां पे आपके फाइटर्स हैं, आपके रडार चौकन्ने हैं, तो आप उठते ही वो देख लेंगे, 250 किलोमीटर दूर देख लेंगे, 150 किलोमीटर दूर देख लेंगे। आपका कॉम्बैट पेट्रोल रेडी है, वो बिल्कुल एयरबोर्न हो जाएगा। उससे पहले जब आप सेक्टर कमांडर आ, जैसे आप बैठे हैं, वो होस्टाइल डिक्लेयर कर देगा, वो प्लॉट आ रहा है चाइना से, होस्टाइल है, आप फलानी फलानी मिसाइल विल टेक ओवर, उसको गिरा देगी। पर अगर आपकी मिसाइल ही नहीं है वहां पे, आप ही नहीं हो वहां पे, फिर कैसे करोगे? ये सारी प्रिपरेशन रेडी रहनी चाहिए। सेक्टर ऑपरेशंस रूम्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह सारी रेडी, चौकन्ने हैं कि आज लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मीन्स लड़ाई कैन बी एनी टाइम। तभी तो कॉम्बैट या पेट्रोल जब होता है तो 2 एयरक्राफ्ट रेडी होते हैं रनवे के बगल में, पायलट बैठे होते हैं, और बारी बारी से एक तब टाइम निकलता है, थक जाता है तो दूसरा बैठ जाता है। और अगर स्क्रैम्बल का ऑर्डर आ गया तो सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं टेक ऑफ करने में, 35 सेकंड 40 सेकंड के अंदर टेक ऑफ कर जाता है। सिर्फ कैनोपी बंद की, इंजन स्टार्ट किया, 15 गज के आगे रनवे लाइन अप किया, टेक ऑफ। तो ये हो सकता है, हम यही कर सकते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते। चाइना ने बहुत सारे एयरफील्ड बना दिए, 17 एयरफील्ड हैं आगे पीछे, एट हाइट भी हैं। उनकी प्रॉब्लम है कि चाइना के एयरफील्ड हाइट पे है, तो वहाँ पे उनकी फ्यूल कैपेसिटी और बॉम्ब कैपेसिटी कम हो जाती है टेक ऑफ पे। हमारे नीचे है, पर इस बात से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमको आगे और करना पड़ेगा, अपने और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और एग्रेसिव होना पड़ेगा। पाकिस्तान और चाइना के साथ में एग्रेसिव होना पड़ेगा, वेट नहीं करना। अभी हम किस सिचुएशन में एग्रेसिव नहीं है? अभी है, एग्रेसिव हो रहे हैं, तभी तो ये बड़ा हो रही है। ये तो अभी की बात है ना, पहले क्यों नहीं थी? मतलब पहले नहीं थी तो मतलब अगले भी 10 साल बाद फिर चेंज हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टेंटली हमारी, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करती है। आपके देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कैसा सोचती है। नहीं जी, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, नाराज हो जाएंगे, ऑल दैट थिंग, ये फिर बात हो ही जाएगी। नहीं, हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, नथिंग। अभी हम एग्रेसिव मोड में है। अभी मतलब जिसका मतलब है कि इट्स ए कंट्रोल्ड एग्रेशन, कि अगर जरूरत पड़ी तो घुस जाएंगे। एब्सोल्युटली सारे स्क्वाड्स वेट कर रहे हैं, और पायलट्स तो आप उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारा जो पायलट और या जवान है फौज में, वो तो गाली देने पर उतर आएगा, उसको रोकोगे तो
उसके आंखों में खून होता है। आपने वो जाके कभी देखो उनको, हम्म। जो गो एंड सी देम, एक बार अपनी कैमरा टीम लेके जाइए, फिर देखिए, फिर आपको पता चलेगा वहां क्या माहौल है। एक कॉमन इंडियन तो सोच ही नहीं सकता कि आदमी ऐसा भी हो सकता है। ये है वहां हाल। वी आर वेरी लकी। और सबसे बड़ी बात यह है, वाई वी आर सो लकी, ऐसी क्वालिटी ऑफ सोल्जरी जो हमारी है वो किसी देश में नहीं है। हमारा सांस्कृतिक धरोहर है सोल्जरी। हम्म। जो गांव में आप फौज में, आपके बाप दादा के मेडल टंगे हैं, उसके दादा, ये फौज में सब हैं। जो भर्ती होने आते हैं अपने दादाओं के मेडल लेके आते हैं कि देखो हम कहाँ के हैं। तो वो जो है, हमारे फादर बता रहे थे कि वहाँ जब गांव से लोग अपने बोरियों में मेडल उठा के लेके आते थे, थैलों में मेडल लेके आते थे, ये देखो हमारे मेडल बाप दादों के, दिखाने के लिए। ऐसा जो सोल्जर होता है वो सिर्फ लड़ना जानता है, और देश के लिए लड़ाई करना एक सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा ऊंचा धर्म कोई नहीं है। देर इज नथिंग मोर बिगर देन दिस। अपनी माँ की रक्षा करना से बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। ये और कंट्री नहीं सोचती, क्योंकि और कंट्री में खतरा नहीं है। कोई यूरोपियन कंट्री ऐसे नहीं सोचती। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं, उन्होंने अपनी बॉर्डर हटा दिए हैं। उन कंट्रीज में अब जॉइंट बटालियन बन गई हैं। 3-4 कंट्री मिलकर जॉइंट अपना स्क्वाड्रन बना रहे हैं, जॉइंट एयरलिफ्ट कमांड बना रहे हैं। वो हो रहा है वहां पे। भारत बहुत फर्क है, क्योंकि भारत की स्थिति फर्क है। जो हमारी स्थिति है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, इतना हॉस्टाइल टेरेन, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन कहां पे हैं, जहां पे रहना ही मुश्किल है। आप कभी गए सियाचिन? कभी या इस 18,000 फीट पे एक बार एक रात तो गुजारो। आप 12,000 13,000 पे गुजार के देखो, फिर पता चलेगा कि जीना ही मुश्किल है। गोली तो दूर, दुश्मन दूर और गोली दूर, वैसे ही तुम जिंदा वापस घर पहुंचो तो वही बहुत है। ये बात है वहां पे। इस स्थिति में जो सोल्जर की जो स्थिति होती है वो बहुत फर्क होती है। सर, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं सियाचिन और इस सेक्टर में जो हमारे जवान काम करते हैं, तो चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं उनके सामने। बहुत क्लाइमेट की चुनौती है, उसके बाद किस तरीके सर्वाइव करना है उसकी चुनौती है। एक एक अलग जज्बा होता है जब हम बचपन से, जिस तरीके से आप भी एनडीए का आपने सपना देखा और फिर विंग कमांडर तक का जो सफ़र आपका रहा, आपकी जर्नी में चाहे वो 1971 का कोई किस्सा हो या फिर कोई ऐसा जो आज तक आपके जहन में है और वो निकलता नहीं है। मतलब कैसे, क्या, मैं समझाइए मेरे को क्या है। मतलब आपकी इतनी बड़ी सर्विस में, इतने सालों की सर्विस में, कोई ऐसा किस्सा जो कहीं हुआ हो और आपके जहन से निकलता नहीं, कुछ ऐसा। हाँ, बड़े बहुत देखे हमने वो जहन में। हमने अपने जो चाइनीज वॉर के टाइम पे हमने देखा किस तरीके से। चाहे वो आपकी इनिशियल स्टेज में हो, जब जब आप ट्रेनिंग पे थे और हाँ, ऐसे तो किस्से काफी होते रहे हैं। मतलब बेशक वो लड़ाई में नहीं है, वैसे ही फ्लाइंग में हो गए हैं। एक समय था कि हम पाकिस्तान में घुस गए थे, हैं, फ्यूल हमारा ख़त्म हो गया था और हमको पता भी नहीं था। बैड वेदर था, मतलब रडार ने हमको खो दिया था, और फिर हम वापस आ गए थे। तो वो अच्छी तरह हमें याद है कि जब फ्यूल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और फिर भी हम हवा में हैं, दो इंजन फ्लाई से अब फ्लाई कर रहे हैं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद एयरफील्ड नज़र नहीं आ रहा, नीचे रेगिस्तान है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। और फिर सडनली वो रेगिस्तान, एयरफील्ड नज़र आ गया जैसलमेर, और आप लैंड कर गए। तो ये जो बात है, अलग एक्सपीरियंस। ये अलग एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत हुए हैं, हमारे कई दोस्तों के साथ हुए हैं, कई हमने देखे हैं, और लड़ाई में भी देखे हैं कईयों के साथ में जो हुए हैं। दो जहाज़ों को टकराते देखा है, वो भी है। काफ़ी हुई हैं, बहुत बहुत सारी हुई हैं। अब मैं अभी इस टाइम
कौन सा बताऊं आपको, मैं ये नहीं कोई भी सर, कोई भी आप बताना चाहें जो नहीं जो नहीं आपको अच्छे से रिमेम्बर। नहीं, मैंने यही मेरे को अच्छी तरह इस टाइम जहन में आ रही है कि, और जैसे कि हम उत्तरलाई में थे और हमारे कोई एक स्क्वाड लीडर बिंद्रा होते थे, बाद में एयर कमोडोर बने, और किस तरीके से वो मिग में थे और स्टार फाइटर आया और किस तरीके से उन्होंने वो स्टार फाइटर अटैक कर रहा है और उन्होंने किस तरीके से उसको शूट किया, तब पता चला ये स्टार फाइटर जो है, जो इतना बड़ा जहाज माना जाता था, बड़ा भारी, उससे टर्न ही नहीं ठीक हो रहा था, हम्म। उससे किस तरीके से उन्हें बिंद्रा ने शूट किया। तो ये चीज़ें हमें याद हैं और ये चीज़ें देखी हमने। और हमारे जो जो हमने देखा सिपाही जो जिस तरीके से लड़ता है, और वो बॉम्बिंग के टाइम किस तरीके से वो कर रहा। हम पहुंच गए जब लड़ाई ख़त्म हुई, कोई किसी ने हमें बोला कि चलो आपको ले चलते हैं पाकिस्तान में छाछरों में, तो हम छाछरों के में किसी की जीप में बैठ के गए वहाँ पे, और वहाँ देखा कि भारतीय फौज पहुँच चुकी थी और भवानी सिंह जी महाराज जयपुर के जो राजा थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे उसके, हैं, तो उन्होंने कैप्चर किया था। तो वहाँ की जो लोकल जनता थी, वो इंडियंस भी थे उसमें, वो किस तरीके से रिसीव किया, किस तरीके से हमसे मिले, वो अभी तक याद है हमें, वो भूलता नहीं है। और फिर जब आर्टिलरी की फायरिंग दोनों साइड से हो रही थी, तो 118 ऊंट बीच में आगे थे रेगिस्तान में, तो दोनों साइड की फायरिंग को रुकवाया गया रेड क्रॉस के द्वारा कि आप रुक जाइए, ये ऊँटों को निकाल रहे हैं। और तो कमांड ह्यूमैनिटेरियन एंगल बड़ा होता है, दोनों साइड ने कहा यार ये गरीब आदमी के ऊँट बहुत माने में रखता है, दोनों ने दुश्मनों ने अपनी फायरिंग रोक दी और ऊँटों को बाहर निकलवाया। या फिर रेड क्रॉस ने खबर दी कि हमारी डेड बॉडीज बहुत हो गई हैं, ठीक है, दोनों रेड क्रॉस ने दोनों कमांडर का ठीक है, आप अपने डेड बॉडीज निकालिए, हम अपने डेड बॉडीज निकालते हैं, फिर लड़ाई शुरू होगी। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो जब तक आप देखोगे नहीं तब नहीं पता चलेगा, कहाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, कहाँ का ठीक है, अब हम रुक जाते हैं, आप अपने डेड बॉडीज निकाल लीजिए, फिर शुरू हो गए। सर, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की जब हम बात करते हैं और कश्मीर में जो जो हुआ, कश्मीर में पिछले कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से निकाला गया और उसके बाद आर्मी ने वहाँ पर कमांड लिया, और जो अभी स्थितियाँ चल रही हैं, बेशक बहुत बहुत कुछ अलग हुआ है इसमें, और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो अब सेना का बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, खुश हैं। स्टोन पेल्टिंग का जो पिछले दिनों चल रहा था, उस पर कितना असर हुआ है? स्टोन पेल्टिंग चले गए, क्योंकि नॉर्मल जनता जो थी, जिनको ये आके उकसाते थे, वो जनता सडनली रियलाइज कर गई कि ये बिल्कुल गलत बात थी, बंद खत्म हो गया। हाँ, वो जो स्लीपर सेल हैं जो अभी भी बैठे हैं, अब वो अपना काम दूसरी तरीके से चला रहे हैं। और कैसे डिटेक्ट किया देखो जाए सर ऐसा उन्हें? है, डिटेक्ट कैसे करेंगे? जो पॉलिटिशियन ये बोलता है, जब पाकिस्तान के साइड से बात करता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, वहां भी न्यूक्लियर है। वहाँ पे भी न्यूक्लियर है, वो तो डर जाएंगे। मतलब कोई आपके घर के ऊपर किसी ने हमला किया है, आपकी माँ बहनों पे हमला कर रहा है, तो आप जो आपका भाई जाके उनसे लड़ने जाएगा, आप उसको ताना मारोगे? आप ताना मारोगे उसको कि तू क्या कर लेगा, उसके भाई ये है और वो आपकी माँ बहनों को के ऊपर हमला कर रहा है? आप बताओ, आप मारोगे ताना उसको? अगर आप ताना मारोगे तो आप स्लीपर सेल हो, समझ गए? ये होता है स्लीपर सेल, इसको कहते हैं जो दुश्मन से मिला होता है, मुंह से चाहे मैं मीठी मीठी बातें कर रहा हूं। सर, जो डायलॉग की बात करते हैं आज भी कश्मीर में बैठकर कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, वहाँ पर न्यूक्लियर है, वहाँ पर भी लोग हैं, हमारे जवान भी मर रहे हैं, जो भी कुछ, कि सिर्फ बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकल सकता है। वहाँ पर भी अभी अभी हाल ही में गवर्नमेंट चेंज हुई है, अभी गवर्नमेंट बनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बातचीत से हल नहीं होता। जब चीज रिलीजन पे आती है और जमीन को कंट्रोल के कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही होती है, तब ये बातचीत, हाँ, बातचीत से आप थोड़ा टाइम निकाल लोगे,
पर सोल्यूशन नहीं निकालोगे वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इस पे है। वो चाइना पाकिस्तान की आर्मी कैसे क्या मान जाएगी? पत्थरबाजों को बच्चे भी बताया गया, हैं? पत्थरबाजों को बच्चे तक बताया गया कि बच्चे हैं, इधर उधर बहक जाते हैं। हाँ हाँ, ये बोलते हैं बहक जाते हैं। देखो ऐसा है, वो एक भी टाइम ये भी था कि आपके डायरेक्टर जनरल डीजी दूरदर्शन के ऊपर हमला हुआ था, वो तो गोली चलाई गई थी उसके ऊपर 9-10 बजे, और फिर आती है नहीं ये तो पथभ्रष्ट बालक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है। ये जब कमज़ोर और डरपोक आदमी की आवाज़ ऐसी निकलती है, तो जब आपकी गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बनाने वाले आ जाएंगे तो वो यही बात करेंगे। अभी कश्मीर में सर कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट आई है और एब्सोल्युटली जो गवर्नमेंट आई है, देखिए गवर्नमेंट का बात मैं नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पर हमारे को ये पता कि हमारा एटीट्यूड क्या है। हम नहीं सुनेंगे कोई बात, और उनको पता चल गया कि नहीं सुनेंगे। उनको पता चल गया कि ये जो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी रहने दो ठीक है आपके ये बाबा, तो बात है। सियाचिन पे लड़ाई हो रही है, अच्छा दे दो उनको। हम्म आपके एक प्राइम मिनिस्टर ये भी बोला था कि सियाचिन दे दो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे? क्या एक्सपेक्ट करोगे? कुछ नहीं। अब वो बात नहीं है। जब वो बात नहीं है ऑटोमेटिकली दूसरे का रवैया चेंज हो गया, तभी पाकिस्तान का रवैया चेंज हो गया। अब वो और जो कश्मीर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं उनका रवैया चेंज हो रहा है, वो लाइन पे आ गए हैं सब के सब। वो दूसरी बात है कि वो चेक कर रहे हैं। अभी ये जो जितना पथराव हो रहा है या पार्लियामेंट में हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हो रहा है, ये चेक कर रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है। 26/11 हुआ था सर 2008, तब हमारी सिचुएशन जो थी और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से कमांड लिया मुंबई में जाके, वो एक अलग चीजें थी। आज अगर वो स्थिति बनती है तो उसके लिए किस तरह तैयार है? देखिए बम्बई में जो हुआ वो इतना कंफ्यूजन था कि आपके पास में सब फौज थी, सब कुछ था, आप बाहर से मंगा रहे हो एनर्जी, और मंगाने का तरीका नहीं पता आपको, आप रेडी नहीं हो, आपकी ब्लू बुक ही नहीं लिखी गई, जहाज कहां से आएगा, कौन उठाएगा, उनको आने में ही घंटे लग गए। इतना कंफ्यूजन क्यों था सर? प्लान ही नहीं थी, किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसे भी होता है। यार जब आपने प्लान ही नहीं की हो, पढ़ाई ना करी हो, तो फिर आप क्या करोगे? हमारे यही सबसे बड़ी था, हम कभी ढंग के स्कूल में नहीं गए इस चीज़ को लेकर, तभी तो नहीं पढ़ाई करी। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप इसको ये दीज आर द इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स, और इसमें भी बहुत कुछ करना है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सल्स को हैंडल करना है। पहले इतने हमारे लोग क्यों मारे जाते थे? 84 लोग मारे जा रहे हैं। कोई सुना है? एक मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं मरते इतने। कोई बात तो होगी। इसका मतलब ट्रेनिंग की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ये सारी की सारी चीजें दूर करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स बैठाने पड़ेंगे। आपको कौन कंट्रोल कर? अगर आप यहाँ पे अपने इस टेलीविजन के ऑफिस में आप नॉन प्रोफेशनल को बैठाइए जिसने कभी देखा भी ना हो, वो क्या होगा फिर? ये इंटरव्यू करेंगे हम आप? वही बात है। सर तालमेल दंतेवाड़ा में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उसके तो और डिटेल बड़ी हैं। क्यों आप प्रोफेशनल को क्यों नहीं रखा? क्यों एक्सपीरियंस नहीं है? हमने तो ये बोला, अगर आप सीआरपीएफ को ब्लेम मत करिए, ब्लेम करिए आप अपनी मिनिस्ट्रीज को, उनकी ट्रेनिंग पूरी क्यों नहीं करी, और ये तरीका रखने का कौन सा है? आपका कमांडर कौन है? अगर कमांडर ने कभी, आपका जो कमांड कर रहा है सीआरपीएफ, उसने कभी प्लाटून या बटालियन ही लीड करी, तो कैसे कर सकता है? तीनों सेनाओं का सर तालमेल क्या है इस वक्त? तीनों सेना? कौन सी सेना? आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वो बहुत अच्छा तालमेल है। तीनों सेना के तालमेल का कभी प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है तीनों सेना का तालमेल होने दो या नहीं होने दो, उसकी पॉलिसी होती है। जॉइंट ऑपरेशंस की पॉलिसी होती है। जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट हेडक्वार्टर्स, जॉइंट ऑपरेशन कहां तक हो,
उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी फिर एसओपी लिखो, उस पर डॉक्ट्रिन लिखो, पेपर लिखो, एक्सरसाइजेस करो, तब होता है। यानी कि तालमेल तो ठीक है, बस लीडर्स जो अब हैं अब उन पे अब बहुत अब फर्क अब पड़ता बिल्कुल ठीक है, है। अब बिल्कुल ठीक है, हम्म। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री हैंड है कश्मीर में और बाकी अदर्स सिचुएशंस में आर्मी को। हाँ, फ्री हैंड का मतलब ये है कि जो उनके एरिया में है वो है। मैं आगे ये कहता हूं कि कश्मीर के एरिया में एक कमांडर होना चाहिए। हम्म। फिर उसको कहेंगे फ्री हैंड तो क्या हुआ है, 10 आदमी बैठे सबको तो फ्री हैंड दे दिया तो क्या होगा, कंफ्यूजन। हम्म। एक कमांड कंट्रोल होना चाहिए और सब एसी कमांडर के अंडर होने चाहिए। फिर मैं बात मानता हूं, अगर टाइम आएगा आपको रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, और ये जितनी इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों बनाई हुई हैं, किस लिए, कोई बात होगी, इतनी की जरूरत नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज का वितरण कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, और उनका गलत इस्तेमाल करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पॉलिटिक्स में लगाना, इधर ड्यूटी कराना, वो ड्यूटी कराना, किसी के घर में है, किसी के शादी में है, ये है वो है, ऑल दैट थिंग, ये सब बंद हो जाना चाहिए। सर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान रिलीजन के बेस पर बना, और ये जो चीज़ें हैं वो रिलीजन के नाम पर ज़्यादा होती हैं, चाहे वो कश्मीर वाले सेक्टर में हो। सर उधर एक मिडल ईस्ट में इसराइल भी है, वो भी रिलीजन के बेस पर बना, लेकिन आज वो कितना स्ट्रांग है। रिलीजन के बेस पे थोड़ी है, इसराइल का अपना रिलीजन है, हम्म। बस एक रिलीजन मानते हैं हम्म। कि मुझे इतना दम है कि हमारा ये रिलीजन है, मानते हैं, हम्म। पर रिलीजन के बेस पे थोड़ी काम करते हैं वो। हम्म। नो, वो अपना रिलीजन मानते हैं, उनमें इतना दम है कि ये हमारा रिलीजन है। हम्म। ये है इसराइल। इसराइल में अरब सोल्जर्स भी हैं, इसराइल में और भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान जब यूएन में जाकर कश्मीर की बात करता है, और काफ़ी जो देश हैं ईरान जैसे हैं या फिर तुर्की है, हालांकि तुर्की तो इस बात से अब पीछे भी हट रहा है, कश्मीर की बात भी नहीं की उसने इस बार, वहां पर उसको ओआईसी में बड़ा फायदा मिलता है कश्मीर को लेकर। बाकी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो देखो ऐसा कश्मीर की है, बात करता है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत की जी ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कई एंगल्स और आते हैं। भारत की स्थिति को देख के कई कंट्रीज जो हैं वो जेलस हैं। क्यों है? भारत की ऐसी पोजीशन बन रही है इकोनॉमिक एरियाज के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, कि आप दूसरे के ऊपर अब हावी हो रहे हैं। हावी नहीं, ये किसी दुश्मनी नहीं, आप बेटर हैं आपके, वो यूरोपियंस को पसंद नहीं है। हम्म। फिर G20 में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए वो बात हुई थी, तो इंडिया ने मना कर दिया। बाइडेन ने बोला प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा नहीं रखाएंगे, हम रशियन से बात कर लेंगे। तो इसको लेके तभी खालिस्तान को लेके सब सपोर्ट करते हैं कनाडा का, सारी यूरोपियन कंट्रीज, कोई उसको नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहे हो। इक्का दुक्का जो कहते हैं उसकी वो न्यूज में आ जाते हैं हेडलाइन में, बाकी सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी हमारे लिए? पाकिस्तान दबेगा, चाइना दबेगा? ट्रंप ने देख लिया है हम्म। कि इस समय सबसे बड़ा जो जोकर है, जो हानिकारक है, वो चाइना। हम्म। चाइना ये कर रहा है, और ट्रंप ने रशिया को बताया है, और ट्रंप इंडिया के फेवर में है। ट्रंप ने देख लिया है कि जिस तरीके से इंडिया उठ रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, इंडिया की लीडरशिप ही चलेगी। ये ट्रंप ने देख लिया है, और ट्रंप ने देखा इंडिया के साथ में मैं रहा, मेरा उत्थान होगा, मैं इंडिया को उत्थान करूंगा, ये ट्रंप ने सोचा है। इसीलिए ट्रंप की और मोदी साहब की जो जो केमिस्ट्री है वो बड़ी परफेक्ट है, ये रीजन है। तो इसलिए ट्रंप भारत के लिए बहुत ठीक है, और ट्रंप को पता चल गया भारत की क्या रिक्वायरमेंट है, और अब ट्रंप उसको अपनी पॉलिसीज को चेंज करके वो रिक्वायरमेंट मीट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत ने, देखिए F-18 F-16 बेचना चाहता था, हमने और जहाज ले लिए। F-18 भी अच्छा जहाज है, क्यों? कि हमको इंजन नहीं दे रहे वो, तो उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को इंजन देना होगा। अब जब ट्रंप आएगा आप देखना तो उसकी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी।
अब LCA को अब हमें 414 इंजन चाहिए, हमारे पास इंजन ही नहीं है, हमने बनाया ही नहीं है। आपने HF-24 एक जहाज बनाया था, मैंने उड़ाया था उसको। HF-24 की स्पीड मैक 2.6 क्लियर थी, एज इनकेपेबल ऑफ गोइंग एट 2.6, पर उसके बाद इंजन नहीं था, और वो इंजन बनने नहीं दिया। जब इजिप्ट में बन रहा था, उसको वर्ल्ड पावर्स ने मिलके एंटी इंडिया में उसको रद्द कर दिया, क्योंकि अगर वो जहाज आ जाता तो इनकी जहाज नहीं बिकते, इंक्लूडिंग रशिया की ये थिंकिंग थी। तो इस गेम में परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं होता, परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता। टाइम टाइम पे आपकी इंटरेस्ट कहाँ है, आपके इंटरेस्ट कहाँ नहीं है, इसीलिए आपके जो एक्सपर्ट्स एडवाइजर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो अवगत कराते रहे आपको कि साहब वर्ल्ड सिचुएशन चेंज हो रही है, यहाँ अब ये इसका रवैया ये है, 6 महीने पहले ये था, अब ये है, अब ये इसके लिए ध्यान रखो, ये करना चाहिए हमें। ये एडवाइस जो होती है, ये जानकारी दे सकता है जिसने उस महकमे में काम किया हो। फौजी एडवाइस एक फौजी देगा, रेलवे की एडवाइस एक रेलवे एक्सपर्ट देगा, शिपिंग की एडवाइस एक शिपिंग एक्सपर्ट देगा। अगर मैं ब्यूरोक्रेट हूं और मैंने कभी देखा ही नहीं ये सब कुछ, क्योंकि मैं वहां पे बन गया हूं, क्योंकि पोस्टिंग हो गई है, तो मैं अथॉरिटी बन गया। और सो इज द केस विद मिनिस्टर। इसीलिए आपने देखा है, अब प्रेसिडेंट छान छान के उठा उठा के ला रहा है, जो वो समझता है, जो जिस आदमी ने काम किया है इस महकमे में, उसको उठा के ला रहा है। वो कर्नल को किसको उठा के लाया? कर्नल को उठा के लाया अपने डिफेंस सेक्रेटरी के लिए। उन्होंने दिखाया कि इसका तजुर्बा है, वो सोचता है, पर एटलीस्ट थिंकिंग क्लियर है। सर, NSA अजीत डोभाल के बारे में क्या कहेंगे? वेरी फाइन ऑफिसर, अ वेरी प्रोफेशनल। जिस काम के लिए जिस काम जिसको मिला वो कर चुका है। यार, अगर आप एथलीट हो और एथलेटिक की एडवाइस दे रहे हो तो ऑब्वियसली करेक्ट होगे। आपने एथलेटिक फील्ड ही नहीं देखी और उसकी एडवाइस दे रहे हो तो फिर क्या होगे? अजीत डोभाल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ राइट मैन ऑन द राइट जॉब। ये बात है। सर, काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा आखिरी सवाल बस यही रहेगा आपसे कि चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी के मेजर्स पर हम बात करें, या फिर कश्मीर में जो हम LOC पर और इधर चाइना से LAC पर हम चीज़ें देख रहे हैं, आने वाले समय में, और हमारे पास अब सारी चीज़ें, सारी क्षमताएं बढ़ रही हैं, चाहे वो AI इंटेलिजेंस से काम कर रहे हो। हमने जिस तरीके से पिछले दिनों डिस्कस भी किया कि कश्मीर में टैंक्स तक हम ले आए हैं, क्योंकि वो हम नहीं देख रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है। हमारे पास सारी चीज़ें, हम टैंक्स भी आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, हैवी आर्टिलरी जो है वो वहाँ पर ले जाई जा रही है, और सारे आधुनिक हथियार हमारे पास हैं। आने वाले और सालों में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? ये जो हथियार आपके पास में हैं, जो आप बात कर रहे हो, आर्मर्ड कार्स ले गए हैं कश्मीर में। कश्मीर में तो टैंक भी ले गए थे जोजिला पे 1948 में, 7th कैवलरी, तो वो भी हो चुका है। आपके उस टाइम जामवाल, कैप्टन जामवाल, जो बाद में कर्नल जामवाल रिटायर हुए, उनको वो खुद ले गए थे, उन्होंने ही तो सारा ऑपरेशन किया था। तो ये सारा का सारा जो है, ये कैपेबिलिटी है इंडिया की। पर जो हमारी को आने वाले टाइम में ये सारे आप बनाएंगे। ये अभी मैं, आप इस बात को समझ लीजिए, जब आप एक चीज़ बनाते हैं तो लड़ाई जब होती है तो रेट ऑफ जो कहते हैं ना कि राइट ऑफ इतना जल्दी होता है कि आपको टैंकों की ज़रूरत पड़ने लगती है। 50 ख़त्म हो गए एक दिन में, 60 ख़त्म हो गए एक दिन में, अब कहाँ से आएंगे? और जो बेचने वाला है वो आपको सोने का भाव बेचेगा। तो आपके पास जब नहीं बन रहा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे यूक्रेन को आ रही है, अरे ये भी ले ले यार, ये तोप भी ले ले, ये रॉकेट भी ले ले, वो मांगता फिर रहा है। ये हालत जो है, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको स्वावलंबी बनना है। आत्मनिर्भरता का कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर ने चलाया है, वो असली कैंपेन है। उस पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी आपकी राइफल बन जाए, जितनी जल्दी आपके टैंक्स, आर्टिलरी, और आप बना के सप्लाई करिए, दुनिया को बेचिए। सबसे महंगी इंडस्ट्री है डिफेंस, और वही आप खरीद रहे हो बाहर से, तो मतलब आप कहीं ना कहीं पेट काट अब तो कर भी रहे हैं सर हम। हाँ, अब तो कर भी अब बनाने शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है।
और ये आप 5-6 साल में देखोगे कायाकल्प हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि जो आने वाले दिन हैं वो वाकई में ऐसे होंगे, प्रोवाइडेड हम यही पॉलिसी रखें। थैंक यू सो मच सर, आप एनएमएफ न्यूज़ पर आए और अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक भी ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरी जो चर्चा है, ये देखकर आपको भी बहुत खुशी हुई होगी और काफ़ी सारी जानकारियाँ कि किस तरीके से हम कश्मीर में काम कर रहे हैं या फिर चाइना के एलएसी पर काम कर रहे हैं, चाइना के साथ हम काम कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं चाइना की चालबाजी को अब कैसे हम डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बातचीत के जरिए हो या फिर कश्मीर में पाकिस्तान का जो पाले हुए आतंकी हैं उनको खदेड़ कर और उनको ठिकाने लगाकर हम किस तरीके से हमारी सेनाएं काम कर रही हैं, हमारे लीडर्स का कैसे काम कर रहे हैं। ये तमाम जानकारियां और तमाम चीज़ें, ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और ऐसी चर्चाओं के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।